हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल ऐप। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कुछ डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया था और वो अभी भी हम लोग न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर और फिर न्यूमेरिकल खत्म हो जाएंगे। तो देखो, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ डेंसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल करे थे या और कुछ भी करे थे, इंटरप्लेनर डिस्टेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल करे थे, वो कुछ हो गए थे। अभी हम लोग कुछ ब्रेक जो डाइफ्रैक्शन था उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। ब्रेक डाइफ्रैक्शन, तो देखो ब्रेक डाइफ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो ब्रेक डाइफ्रैक्शन में सबसे पहले तो अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए, ब्रेक विवर्तन। तो उसका जो फॉर्मूला था वो था 2d साइन थीटा एन लेमडा, ये था ना, ठीक है। एन को जनरली हम लोग कुछ अगर वैल्यू नहीं देता तो हम लोग एन को 1 लेते हैं ना, एन को क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। दूसरी चीज़ लेमडा क्या है, तरंग दैर्ध्य है। इसमें लेमडा तो क्या होता है, वेवलेंथ होता है, सबको पता है वैसे, ये तरंग दैर्ध्य होता है। दूसरी चीज जो थीटा होता है, थीटा को बोलते हैं ब्रेक कोण, ब्रेक एंगल, ब्रेक एंगल, ब्रेक कोण। एक होता है विवर्तन कोण, डाइफ्रैक्शन एंगल, वो 2 थीटा के इक्वल होता है। डाइफ्रैक्शन एंगल, डाइफ्रैक्शन एंगल जो होता है विवर्तन कोण, विवर्तन कोण। तो आप क्वेश्चन में ये ध्यान रखिए कि आपको विवर्तन कोण बोला गया है या ब्रेक कोण बोला गया। ब्रेक कोण इसका मतलब थीटा का वैल्यू गिवन है, अगर आपको डाइफ्रैक्शन एंगल विवर्तन कोण गिवन है इसका मतलब 2 थीटा का वैल्यू गिवन है। इस बात पे फोकस रखना, ठीक है। दूसरा डी तो इंटरप्लेनर डिस्टेंस होता ही है, तलों के मध्य की दूरी, तलों के मध्य की दूरी, इंटरप्लेनर डिस्टेंस, इंटरप्लेनर डिस्टेंस। ये इसको पोज करके छाप लेना। ये न्यूमेरिकल पर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। ये वैसे हमने डेरिवेशन तो पहले कर ही लिया ना, ये डेरिवेशन तो हमने डिराइव ही किया था, सब कुछ किया था। अभी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखो इसको पोज करके आप छाप लो, न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग, ठीक है। देखो, हाँ, जैसे एक न्यूमेरिकल गिवन है आपके पास में और ये है फॉर ब्रेक स्पेक्ट्रोमीटर इट इज गिवन दैट डाइफ्रैक्शन एंगल। ब्रेक विवर्तन के लिए आपको कुछ गिवन है, ब्रेक विवर्तन के लिए इंफॉर्मेशन गिवन है। ब्रेक कोण आपको डाइफ्रैक्शन विवर्तन कोण गिवन है, विवर्तन कोण है, विवर्तन कोण, डाइफ्रैक्शन एंगल आपको गिवन है। डाइफ्रैक्शन एंगल, डाइफ्रैक्शन एंगल आपको पता है कितना, 25 डिग्री, 25 डिग्री पता है। तरंग दैर्ध्य लेमडा भी पता है आपको, तरंग दैर्ध्य पता है आपको, तरंग दैर्ध्य पता है, मतलब वेवलेंथ, वेवलेंथ गिवन है आपको। वेवलेंथ कितना गिवन है आपको, 1.3 एंगस्ट्रॉम, 1.3 एंगस्ट्रॉम। एन का वैल्यू है 1, तो आपको पूछा है डी का वैल्यू, ये है, ठीक है। देखो वैल्यू कुछ भी हो सकता है, रेंडम, ये कहीं ये बुक से क्वेश्चन उठाए हुए हैं, ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है कहीं ना कहीं बुक से उठाए हुए हैं। तो मार्केट में जो भी बुक चलती है, CBH, RBH, जो भी आपके पास में जो भी कोई भी बुक है उससे अभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। पैटर्न समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन का वैल्यू क्या गिवन है, जैसे 25 डिग्री की जगह 50 डिग्री गिवन है तो क्या फर्क पड़ रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अपने को क्वेश्चन करना आना चाहिए किस तरीके से होगा, ठीक है। तो आपको डी पूछा गया है, एन पता है, एन ये फर्स्ट ऑर्डर बोलते, प्रथम कोटि। एन है जो कोटि को बताता है, ऑर्डर, मतलब ऑर्डर 1 है कि 2 है, 3 है, 4 है, इस तरीके से आता है ये ऑर्डर। तो ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो अगर कभी फर्स्ट ऑर्डर बोला है तो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब प्रथम कोटि बोले तो मतलब एन का वैल्यू 1। अगर द्वितीय कोटि बोल दे, अगर बाई चांस सेकंड ऑर्डर बोल सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सेकंड ऑर्डर पे भी क्वेश्चन बनते हैं, आपकी जनरली बात नहीं करते, लेकिन अगर बोल दे तो एन का वैल्यू कोटि को रिप्रेजेंट करता है, ये कोटि। तो क्वेश्चन में समझ लेना आपकी ऑर्डर कौन सा गिवन है। अगर थर्ड ऑर्डर दे रहे, थर्ड ऑर्डर मतलब एन का वैल्यू 3, ऑर्डर का मतलब समझ रहे हो ना कि कोटि जो दिया है वो एन का वैल्यू गिवन है। लेकिन आपके लेवल पे जनरली n=1 पे बात करते हैं, जैसे जेम के क्वेश्चन आते हैं उनमें अलग अलग तरीके से बात करते हैं, वहाँ पे कंसेप्ट बदल जाता है। तो वहाँ पे इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं कि हायर ऑर्डर्स में भी पूछता है, आपके यहाँ पे इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलो ठीक है, एन का वैल्यू मतलब आपको कोटि के बारे में आइडिया लग गया कि कोटि या ऑर्डर का मीनिंग क्या है, क्लियर। चलो अभी अपने को पूछा डी, फॉर्मूला। इतना क्वेश्चन देखते हैं आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि अच्छा ब्रेक डाइफ्रैक्शन से रिलेटेड है, ब्रेक विवर्तन से, तो ब्रेक विवर्तन का अपने पास में फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, और फॉर्मूला होता है 2d साइन थीटा
फॉर्मूला जो होता है 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा, ठीक है। ये होता है एन का वैल्यू 1 है, लेमडा का वैल्यू गिवन है, डी वैल्यू कैलकुलेट करना थीटा का वैल्यू कितना है, ये क्या है, ये है विवर्तन कोण, डायफ्रेक्शन एंगल, इट मींस ये 2 थीटा का वैल्यू गिवन है, ठीक है। जैसे कोण समझते ही हम लोगों का आदत ये होता है कि हम लोग इसको थीटा लिख लेते हैं। अभी इसको थीटा लिख लेते हैं, गड़बड़ हो जाता है पूरा, क्योंकि ये थीटा नहीं है, ये 2 थीटा है, क्योंकि ये विवर्तन कोण है, ब्रेक कोण नहीं है, दिस इज नॉट ब्रेक एंगल, दिस इज डायफ्रेक्शन एंगल। तो डायफ्रेक्शन एंगल गिवन है, इसका मतलब है कि ये 2 थीटा अपने पास में, ये 2 थीटा, इसका मतलब थीटा जो होगा 25/2, मतलब इसका आधा 12.5 है, 12.5 डिग्री, 12.5 डिग्री है ये एंगल थीटा का वैल्यू। तो अपने को डी कैलकुलेट करना है, तो डी इक्वल्स टू एन लेमडा अपॉन 2 साइन थीटा, सिंपल। डी इक्वल्स टू एन का वैल्यू 1, लेमडा इक्वल्स टू 1.3 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को तो आप 1.3 इंटू एंगस्ट्रॉम मीन्स 10 मीटर हो जाएगा, तो 1.3 इंटू 10 मीटर। डी 2 आ गया साइन थीटा, साइन इंटू 12.5 डिग्री। अब अपने को वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना आ रहा तो अपन यहाँ पे छोड़ सकते हैं। अगर एग्जाम में कुछ इस तरीके का वैल्यू आता है तो इसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा कि साइन का 12.5 डिग्री का कितना वैल्यू होता है। अदरवाइज हम तो कैलकुलेट नहीं कर सकते ना, ऐसे रैंडम कुछ भी वैल्यू थोड़ा ना कैलकुलेट कर लेंगे, नहीं आता ना ऐसे ऐसा, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा जो भी है, डी का वैल्यू आ गया। ये मीटर में आएगा, अगर आप इसको केवल एंगस्ट्रॉम में रखते, चेंज नहीं करते तो आपका एंगस्ट्रॉम में आ जाता, ठीक है। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि आप इसको पहले चेंज कर लो। चेंज करने से क्या होता है, चेंज करने से ये होता है कि अगर कोई और भी वैल्यू है तो सारे वैल्यू एक ही यूनिट में आ जाते हैं, ठीक है। अभी देखो इसमें तो कोई और वैल्यूज है नहीं, केवल एक ही था ये डिस्टेंस में, इसलिए कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, लेकिन चेंज कर लेना ठीक रहता है, ठीक है। ये आ गया, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, पॉज करके इसको छाप लेना, सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन है, ब्रेक कोण गिवन है, ब्रेक कोण है, ब्रेक एंगल वो है 8 डिग्री। लेमडा पूछा गया है, एन का वैल्यू 1 है और डी का वैल्यू है 2.8 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। सिंपल सा है, कुछ भी तो नहीं है इसके अंदर, मैं करवाऊंगा नहीं, मैं बताऊंगा बस कैसे होगा। ये है ब्रेक एंगल, मतलब ब्रेक कोण, मतलब थीटा का वैल्यू गिवन है, ये थीटा है, लेमडा पता करना, एन पता है, डी पता है, तो 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा। लेमडा पता करना है तो लेमडा इक्वल टू 2d साइन थीटा अपॉन एन, 2 इंटू डी का वैल्यू ये रहा 2.8 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10⁻10 मीटर, तो 2.8 इंटू 10⁻10 मीटर। साइन थीटा, थीटा का वैल्यू गिवन है क्योंकि ब्रेक कोण है, अगर विवर्तन कोण होता, डायफ्रेक्शन एंगल होता तो 2 थीटा होता है, लेकिन ये ब्रेक एंगल, ये 8 डिग्री आ जाएगा। एन का वैल्यू 1, ले लो, जो भी वैल्यू आएगा आ जाएगा यहाँ से। क्लियर? क्या है, दिक्कत है क्या? कुछ नहीं है। और भी कुछ करें क्या? कुछ ढंग का सवाल देखते हैं, कुछ है तो। कुछ नहीं है, इसी तरीके का क्वेश्चन है, तो समझ में आ गया कि आपको किस तरीके से करना है। अगर एन का वैल्यू कुछ और दे, हायर ऑर्डर में गिवन है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। अगर एन का वैल्यू नहीं गिवन है तो आपको 1 रख देना, ठीक है। अगर एन का वैल्यू पूछा गया है तो फिर 1 नहीं लिखना है। पूछा ही अगर एन का वैल्यू गया है तो आप फिर एन का वैल्यू कैलकुलेट करना। कई बार जैसे कैलकुलेशन करोगे, मान लो एन का वैल्यू पूछा गया है तो एन का वैल्यू 1 2 3 ऐसा होता है, और आप मान लो कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपका वैल्यू, एन का वैल्यू मान लो आ गया 1.9, तो 1.9 नहीं होगा, उसको आप 2 कर देना, क्योंकि वो इंटीजर ही लेगा। एन का वैल्यू 1 2 3 ऐसा है। अगर आपका कैलकुलेशन से आप कैलकुलेट करो और एन का वैल्यू मान लो 1.9 आ रहा है, या मान लो 2.1 आ गया, तो वो 2.1 या 1.9 है, तो 2 के आसपास है तो उसको 2 कर देना, 1 के आसपास हो तो उसको 1 कर देना, 3 के आसपास हो तो जितना भी हो इंटीजर के नजदीक बना देना, उसको इंटीजर बना देना, ठीक है, पूर्णांक बना देना। तो ऐसा है, जब तक एन का वैल्यू गिवन नहीं है और पूछा भी नहीं गया तो आप एन का वैल्यू 1 रखते जाइए, ठीक है। और कहीं पे गिवन है कि द्वितीय कोटि, सेकंड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन विवर्तन है, फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रेक्शन है, ऐसा बोला जाएगा उसमें। तो फर्स्ट ऑर्डर है तो 1, सेकंड ऑर्डर है तो 2, द्वितीय कोटि तृतीय कोटि जितना भी है उसके हिसाब से एन का वैल्यू लिख देना। क्लियर? ये हो गया। चलो एक टाइप का क्वेश्चन और बताता हूँ मैं।
एक टाइप का क्वेश्चन हो रहा है जो एग्जाम में आया हुआ भी है, इसको मैं डायरेक्ट एग्जाम में जो आया हुआ है वही क्वेश्चन बता देता हूँ, बट टाइम का आइडिया ले लेते हैं फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। प्रॉपर टाइम है अपने पास। हाँ जी देखो, क्वेश्चन है, 1 सेकेंड, देखो हमने मिलर इंडिसेस पढ़े थे ना, मिलर इंडिसेस, मिलर सूचकांक। मिलर सूचकांक के टाइम पे हमने एक बात पढ़ी थी क्या, हम क्या करते थे वहां पर अपने को कहाँ पे कट कर रहा है अंतखंड गिवन होते थे या प्लेन दिया हुआ रहता था। अपने को ये पता रहता था कि जैसे ये एक प्लेन है, ये यहाँ पे 3 जगह पे कट कर रहा है, ए बी और सी पे जहाँ पे भी कट कर रहा है, तो आप इसके मिलर सूचकांक कैलकुलेट करो, मिलर इंडिसेस कैलकुलेट करो, ये पता करना होता था एच के एल। ऐसे है ना, मतलब प्लेन था, प्लेन से अपने को मिलर इंडिसेस पता करने होते थे। एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, आपको मिलर इंडिसेस गिवन है, आपको ये बोला जाए कि इसका प्लेन बनाओ, आपको मिलर सूचकांक गिवन है, दिए हुए हैं मिलर इंडिसेस, और आपको बनाना है प्लेन, तो कैसे बनाओगे? देखो मिलर सूचकांक से तल, मिलर इंडिसेस टू प्लेन, ठीक है ना। प्लेन कैसे बनाते हैं हम लोग, जो एग्जाम में आया हुआ है उसी से हम लोग कर लेते हैं, ताकि अंडरस्टैंडिंग भी आ जाएगी, क्वेश्चन भी हो जाएगा, कंसेप्ट की पकड़ में आ जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, सॉरी 3 एग्जाम्पल क्या, 3 प्लेन गिवन है। एक तो 1 1 1 1 0 0, एक तो है 1 1 1 और एक है 1 0 0 और एक है 1 0 1 1 0 1। ये 3 प्लेन बनाने हैं कि कहाँ पे बनेंगे, अपने को ये बनाने हैं। ये क्या है, इनके मिलर सूचकांक है, मतलब एच के एल के वैल्यू गिवन है 3 प्लेन के, ये तीनों प्लेन बनाने हैं, ठीक है। कैसे बनाते हैं समझ लो, इसको मेथड देख लेना। इसमें सबसे पहले इसको फर्स्ट ले लेता हूँ, इसको सेकंड ले लेता हूँ, इसको थर्ड ले लेता हूँ। तो तल 1 1 1 की बात कर रहा हूँ मैं, फॉर प्लेन 1 1 1, इस प्लेन के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्या करना है समझना बात को, पहले तो इसका रेसिप्रोकल ले लो, प्रतिलोम ले लो। स्टेप 1 प्रतिलोम, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल लो इनका। 1 1 1 का रेसिप्रोकल, तो 1 by 1 1 by 1 1 by 1, ये रेसिप्रोकल हो गया इनका। 1 by 1 1 by 1 1, इनसे तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ, 1 1 1 ही आया, ठीक है। 1 1 1 एक स्टेप हो गया। दूसरा ABC से मल्टीप्लाई कर दो, ABC से मल्टीप्लाई करो। सेकंड स्टेप 2 की बात कर रहा हूँ मैं एक तरीके से, ABC से मल्टीप्लाई करना है ना। ABC से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको A से, इसको B से, इसको C से, ठीक है। ABC से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद में क्या करना है, इसको पूर्णांक बनाना है। देखो ABC का अगर वैल्यू दिया हुआ रहता ना, तो ये मल्टीप्लाई करने पे फायदा होता है। मतलब इसमें तो अपने को कुछ नहीं दिया हुआ, अपने को ये दिया हुआ है कि ये 3 प्लेन हैं जिनके मिलर इंडिसेस ये है, इनको बनाओ। तो ABC का कुछ वैल्यू नहीं दिया हुआ, ABC का कोई वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो अपने को यहाँ पे वैल्यू नहीं है, तो अपने को यहाँ पे लिखने का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। लेकिन एक्चुअल में जो स्टेप प्रोसेस है उसमें ABC से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लेकिन अगर वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो हम लोग कोई बात नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ABC अभी देखो दिया हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं पता अपने को, तो हम लोग केवल इनसे ही काम चलाएंगे। ये जो वैल्यूज है 1 1 और 1 से, अगर दिया हुआ रहता तो मल्टीप्लाई कर लेते, जो भी आता आ जाता। अब ये है 1 1 1 है ना, तो अपने पास में फाइनली इससे क्या ही मिल गया अपने को, 1 1 1 मिल गया है ना। इसको पूर्णांक बनाओ,
इंटीजर बनाओ। तो स्टेप 3 में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 3 में पूर्णांक इंटीजर बना रहे हैं। ये आपसे इसे पूछेगा नहीं कि किस तरीके से करना है, आपको आना चाहिए करना, है ना। इसलिए मैं इनको इसे थोड़ा रफली टाइप में लिख रहा हूँ। इंटीजर बनाओ इसका। इंटीजर बनाओगे, इंटीजर तो पहले ऑलरेडी इंटीजर ही है, तो 1 1 1 इंटीजर ही है। मगर मान लो पर ऐसे आ जाता 1 1/3 1/4, तब अगर इनको इंटीजर बनाना पड़ता तो आप जैसे एलसीएम से मल्टीप्लाई करते थे, 12 से मल्टीप्लाई करते थे इनको। 3 और 4 का एलसीएम लेस से कितना होता है, 12 होता है, तो 12 से मल्टीप्लाई करते थे तो वो इंटीजर हो जाता। लेकिन इसमें पहले से ऑलरेडी है तो कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं वो स्टेप्स लिख रहा हूँ मैं, ताकि अगर कोई दूसरा क्वेश्चन है वो तो हो कम से कम, ठीक है। ये पहले क्या करना, उल्टा करना, फिर क्या करना, एबीसी से मल्टीप्लाई करना। एबीसी नहीं दिया हुआ है तो चलो मत करो मल्टीप्लाई, जैसा है वैसा का वैसा आ जाएगा। फिर पूर्णांक इंटीजर है तो इंटीजर बना दो उनको। ये हो गया 1 1 1। इसका मतलब है कि ये कहाँ पे कट कर रहा है, 1 1 1 पे कट कर रहा है। ये अंतःखंड का रेशियो आ गया एक तरीके से। ये क्या हो गया, अनुपात आ गया। जो इंटरसेप्ट होते हैं ना, जो अंतःखंड जहाँ जहाँ पे कट करता है उनका अनुपात है ये 1 1 1। तो 1 1 1 कैसे बनेगा, जैसे मान लो 1 1 1 बनाना आपको, तो आप पे डिपेंड करता है आप एक्स वाई जेड किधर लेते हो। जैसे एक्स इधर ले लिया मैंने, इधर वाई ले लिया, इधर जेड ले लिया, ठीक है। इधर 1 पे कट कर दो इसको। तो आप इसको इस तरीके से बनाते हैं, एक सेकेंड, बनाने का तरीका देखना। सबसे पहले तो एक स्क्वायर बनाओ आप, ये बन गया स्क्वायर। अब ये सेंटर बना लो, ओरिजिन मूल बिंदु, जैसे ये एक्स एक्सिस मान लो, ये वाई एक्सिस मान लो, ये जेड एक्सिस मान लो। अब देखो तीनों को 1 1 1 पे कट कर रहा, तो इसको भी 1 पे कट कर रहा, इसको भी 1 पे कट कर रहा, ये लो यहाँ पे कट कर रहा, इसको भी 1 पे कट कर रहा, वाई में 1 पे, जेड को भी 1 पे कट कर रहा है, ये लो क्यूब है ना। तो तीनों को मिला दो। ये जो प्लेन बना ना, येलो वाला, ये प्लेन है जो हमने बनाया। और पहले वैसे भी आपके दिमाग में आता होगा कि अगर 1 1 पे कट करेगा तो उसके मिलर इंडिसेस 1 1 ही आएंगे। तो पहले तो हम लोग ये करते थे कि ये गिवन रहता था, इससे हम लोग मिलर इंडिसेस निकालते थे। अब मिलर इंडिसेस से प्लेन निकाला है, तो ये प्लेन बनाना है एग्जाम में ऐसे कि ये प्लेन है वो, ठीक है। तो उसके लिए आपने को ये कैलकुलेट करने पड़ेंगे, अंतःखंड एक तरीके से, इंटरसेप्ट, ठीक है। ये मिला अपने को, एक क्लियर हो गया। ये एक दूसरा करें हम लोग, दूसरा कर दें। आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, 1 0 0 वाला, 1 0 0 वाला ट्राई करते हैं। सेकंड है 4 1 0 0 प्लेन, इस तल के लिए बात कर रहा हूँ, इस तल, ये इसके लिए 1 0 0 के लिए। तो 1 0 0 के लिए बात कर रहे हैं। तो देखो स्टेप लगाते हैं हम लोग। स्टेप 1, पहले तो क्या करना, उल्टा लेना है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल तो 1 upon 1 1/0 1/0, क्या आ गया ये, क्या आ गया 1 इन्फिनाइट इन्फिनाइट। फिर क्या करना, एबीसी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। स्टेप 2 लगाते हैं। स्टेप 2 एबीसी वाला, एबीसी से मल्टीप्लाई करने वाला, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 1a इन्फिनाइट b और इन्फिनाइट c। लेकिन एबीसी का वैल्यू नहीं गिवन है, तो आप जैसा है वैसा का वैसा लिख लो इसको, 1 इन्फिनाइट और इन्फिनाइट। फिर स्टेप 3, स्टेप 3 में क्या करता है, इंटीजर बनाना है। इंटीजर पूर्णांक बनाना होता है, पूर्णांक बनाना होता है। पूर्णांक में क्या करोगे, इसको पूर्णांक बनाओ, तो ये तो ऑलरेडी पूर्णांक की एक तरीके से इंटीजर ही है। अब इंटीजर है तो ये ऐसा कैसा आ गया, 1 इन्फिनाइट, ये इन्फिनाइट, ये अंतःखंड आ गया, आपके इंटरसेप्ट आ गए। इसका मतलब है कि वो एक्स एक्सिस को 1 पे कट करेगा, वाई एक्सिस को इन्फिनिटी पे और जेड एक्सिस को इन्फिनिटी पे। ये है, जैसे ये वाला पहले वाला जो प्लेन था, ये इसका आया था 1 1 1। इसका मतलब एक्स एक्सिस को 1 पे, वाई एक्सिस को भी 1 पे, जेड एक्सिस को भी 1 पे, तीनों को 1 1 1 पे कट करेगा। ये कहाँ कट करेगा, एक्स एक्सिस को तो 1 पे, वाई को इन्फिनिटी पे और जेड को इन्फिनिटी पे। और इन्फिनिटी पे कट करने का मतलब है कि उन तलों के समांतर होगा, उन एक्सिस के। अगर वाई एक्सिस के को इन्फिनिटी पे कट कर रहा है, इसका मतलब है कि वाई एक्सिस के समांतर है, वो वाई एक्स के पैरेलल है, ठीक है। तो ये बनाओ, क्यूब बनाओ पहले तो आपको तो वो बनाना है ना, प्लेन बनाना है, तो प्लेन बनाओ, ये लो
एक सेकेंड, प्लेन बनाना है, ये ओरिजिन हो गया मूल बिंदु, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। आप ये जरूर इसमें शो करना है कि एक्स किसको मान रहे हो, वाई किसको मान रहे हो, जेड किसको मान रहे हो, ये बताना बहुत जरूरी है। अब एक्स एक्सिस को तो 1 पे कट करता है, एक्स एक्सिस को करता है 1 पे कट, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस का 1 हो गया, ये एक्स एक्सिस को 1 पे कट करता है। वाई एक्स के पैरेलल है, वाई एक्स के पैरेलल मतलब इधर, वाई एक्स के पैरेलल मतलब ऐसे, वाई एक्स है ना ये, तो इसके पैरेलल इधर ऐसे, ठीक है। और जेड एक्सिस के भी पैरेलल, जेड एक्सिस के पैरेलल मतलब ऊपर की तरफ भी है ये, मतलब ऊपर की तरफ भी है, मतलब ये प्लेन देखो, ये जो प्लेन है ना, ये इस प्लेन की बात कर रहा हूँ, ये प्लेन है, आई बात समझ, इस प्लेन की बात कर रहे हैं, ये प्लेन है ये, क्योंकि y और z को कहीं पे कट ही नहीं करता, इन्फिनिटी पे कट करता है, इन्फिनिटी का मतलब हो गया उसके पैरेलल है, तो ये देखो y के भी पैरेलल है और z के भी पैरेलल है। क्लियर? चलो ये मुझे समझ आया। नेक्स्ट एक और देखते हैं हम लोग, एक और था अपने पास में, क्या था एक क्वेश्चन में था 101 101 101 101 थर्ड 101 इसकी बात कर रहा हूँ। स्टेप्स, अब मैं डायरेक्ट स्टेप 1 क्या करते हैं, प्रतिलोम लेते हैं, रेसिप्रोकल, तो इसका उल्टा लो, 1/1 1/0 1/1, मतलब क्या आया ये आ गया 1 इन्फिनिटी 1, ये आ गया। फिर क्या करते हैं स्टेप 2 में, ABC से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन स्टेप 2 में ABC से मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि ABC का कुछ वैल्यू नहीं है, तो नहीं है तो ऐसा कैसे आ जाएगा। फिर तीसरे में हम लोग पूर्णांक बनाते हैं, इंटीजर बनाते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी इंटीजर ही है, तो इंटीजर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो 1 इन्फिनिटी 1 ये आ जाएगा। इसका मतलब है एक्स एक्सिस को 1 पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस को इन्फिनिटी पे, मतलब वाई एक्सिस के समांतर है, और जेड एक्सिस को भी 1 पे कट कर रहा है। ये बात समझ में है ना, एक्स एक्सिस को ये यहाँ पे कट करता है, एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को इन्फिनिटी पे मतलब पैरेलल है, और जेड एक्सिस को 1 पे कट करता है, ये जेड एक्सिस को, ये वाई एक्सिस। तो इसका बनाओ, ये अच्छा है, एक अलग अलग क्वेश्चन है ये, देखो ये y, ये x एक्सिस, ये z एक्सिस, ये ओरिजिन। अब देखो x एक्सिस को कट करता है 1 पे, x एक्सिस को कट करता है 1 पे, ये लो इस पे, z एक्सिस को कट करता है 1 पे, z एक्सिस ये रहा, इसको कट करता है यहाँ पे 1 पे, y एक्सिस को इन्फिनिटी पे मतलब y एक्सिस के पैरेलल है, तो y एक्सिस के पैरेलल है और इन दोनों को यहाँ पे कट करता है, ठीक है, क्लियर है। तो देखो y एक्सिस के पैरेलल है, इन दोनों को कट करता है, तो इन दोनों को कट करता है, तो ये तो एक तल में आएंगे, तो एक बार मैं इनको मिला देता हूँ, पहले इनको मिला दिया, और क्या करना है मुझे, y एक्सिस के पैरेलल बनाना है, तो y एक्सिस के पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल जाना है ना, y एक्सिस के पैरेलल, y एक्सिस ये है, तो इसके पैरेलल ऐसे जाओ, पैरेलल इसके पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल, इस तरीके से बनेगा y एक्सिस के पैरेलल। तो y एक्सिस के पैरेलल बनेगा, तो ये देखो ऐसा पॉइंट यहाँ पे मिल गया, तो मैं इसको ऐसे बना दूँ, ये वाला प्लेन देखो, ये y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, और ये इसको z पे को 1 पे कट कर रहा है, इसको भी 1 पे कट कर रहा है, ये दूर से कैसा दिख रहा है, ये जैसा भी दिख रहा है ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये मतलब ये वाला इसके पीछे वाले से ये मिल रहा है, ये प्लेन बनेगा, y एक्सिस के पैरेलल हो गया, तो इसको इस पॉइंट से मिला दिया ताकि एक पर्टिकुलर शेप दिख जाए अपने को। ये 3 क्वेश्चन है, और भी देखता हूँ अगर कोई क्वेश्चन मिल रहा है तो अपने को, अगर कोई क्वेश्चन मिल रहा है तो
चलो ये क्वेश्चन थे, ये हो गया भैया इस तरीके से, ये जो भी है ये क्वेश्चन हो गए, ये यूनिट फिनिश हो गई है। इसमें कुछ चीज़ें मैं और बताने में हूँ, वो मैं बाद में ऐड कर दूंगा, इसके अंदर कुछ 15-20 मिनट की चीज़ें हैं वो बाद में और ऐड कर देंगे, अगर मैं भूल जाऊँ तो आप लोग याद दिला देना। बाकी ये यूनिट आपका फिनिश हो गया है, क्लियर है। अभी नेक्स्ट यूनिट आएगा, वो मैं पहले 3rd यूनिट करवाऊंगा फिर 2nd यूनिट करवाऊंगा, ठीक है। तो पहले यूनिट नंबर 3 करेंगे हम लोग, फिर यूनिट नंबर 2 करेंगे। तो यूनिट नंबर 3 बड़ा यूनिट है, यूनिट नंबर 2 छोटा सा यूनिट है। तो पहले बड़ा यूनिट करूंगा, उसमें 2 चैप्टर है, तो पहले बड़ा वाला कंप्लीट कर लेते हैं, फिर छोटा बचेगा, ठीक है। वो छोटा तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, 4-5 दिन का है, बाकी पहले बड़ा वाला यूनिट करेंगे हम लोग, ठीक है, क्लियर। चलो ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट यूनिट पे मूव होंगे, क्लियर। चलो किसी को कोई भी डाउट हो किसी भी तरीका तो यू कैन आस्क। हाँ जी कुछ लोगों को HCP वाला जो था, HCP उसमें थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करने में, मैथमेटिकल जो ज्योमेट्री थी उसको लेके थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का इशू है, तो उसको मैं वापस से अपलोड करूँगा। मतलब वो जो चल रहा है वो सही है, मैं उस पर डाउट्स पे और भी मैं एक्स्ट्रा लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा, तो किसी और का भी किसी भी टाइप का डाउट हो तो मुझसे पूछ ले। बाकी HCP पर मैं और अपलोड करूँगा, ठीक है, क्लियर है। चलो ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, ओके।